हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूँ उत्तराखंड जीके टेस्ट का एक अन्य भाग, जहाँ पर देखेंगे कई सारी पुस्तकों से एकत्रित किए गए उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उत्तराखंड की उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहाँ पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित कुछ अन्य तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट। जो हमारा पहला प्रश्न आज का है दोस्तों, वो है निम्नलिखित में से किस एक घाटी को भ्यूंडार घाटी भी कहा जाता है। तो इन चार घाटियों में से किस एक को भ्यूंडार घाटी कहा जाता है? छियालेख घाटी, चिनाब घाटी या हेलंग घाटी या फूलों की घाटी। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो हमारा होगा फूलों की घाटी। देखिए दोस्तों, फूलों की घाटी को कहा जाता है भ्यूंडार घाटी, और यहाँ से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसे भ्यूंडार गंगा भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें फूलों की घाटी की, तो अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में इसे कहा गया था नंदन कानन। ठीक है, नंदन कानन के कहा गया था महाभारत में फूलों की घाटी को। कई प्रकार के पुष्प यहाँ पर होते हैं। अगर इसकी खोज की हम बात करें या इसको दुनिया के सामने लाने की बात करें तो 1931 का समय था, जब 1931 में एक व्यक्ति जिनका नाम था, क्या नाम था, फ्रैंक स्माइथ। जो स्माइथ थे, फ्रैंक स्माइथ, वो क्या कर रहे थे कि वो कामेत पर्वत की तरफ से, मतलब कामेत पर्वत पर सफल आरोहण करके वापस लौट रहे थे। उनकी नज़र इस घाटी पर यहाँ पर पड़ी जो उन्होंने देखी अपने सामने, और इस घाटी में वो फिर उसके बाद 1937 में वापस आए और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे मतलब फूलों पर शोध की, फूलों के बारे में जानकारी एकत्रित की। और ये एक पुस्तक इन्होंने यहाँ पर अपनी लिखी थी, पुस्तक थी वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है वैली ऑफ फ्लावर, जो फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक है। और यहीं पर एक ताल भी है फूलों की घाटी में जिसे हम कहते हैं पुष्प तोया ताल। इस पुष्प तोया ताल से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं पुष्पावती। ठीक है, और इस पुष्पावती को ही कहा जाता है भ्यूंडार नदी या भ्यूंडार गंगा। ठीक है, इस पुष्पावती नदी को ही जो पुष्प तोया ताल से निकलती है। अगर हम बात करें छियालेख घाटी की, तो छियालेख जो घाटी है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। चिनाब घाटी चमोली में स्थित है। हेलंग घाटी भी चमोली में स्थित है। ठीक है, ये है पिथौरागढ़ में पहली, और दूसरी सब तीनों चमोली में स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माता किस चंद को माना जाता है? तो देखिए प्रश्न पहले देख लीजिए। चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है उसका निर्माता किस चंद शासक को माना जाता है? बालेश्वर मंदिर का निर्माता, तो जो बालेश्वर मंदिर का निर्माता माना जाता है इन चार राजाओं में से उद्यान चंद, रुद्र चंद, भारती चंद और ज्ञान चंद प्रथम। तो देखिए उद्यान चंद को माना जाता है बालेश्वर मंदिर का निर्माता उद्यान चंद, जिसे धार्मिक प्रवृत्ति का राजा भी कहा जाता है। गरुड़ ज्ञान चंद के बाद इनका नंबर आता है ये चंदों की वंशावली में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा चंद शासक सर्वाधिक समय तक कुमाऊं का शासक रहा? देखिए इनमें से कौन सा वो चंद शासक है जो सर्वाधिक समय तक कुमाऊं का शासक रहा था? तो इसका सही आंसर देखिए आपको बताना है, ज्ञानचंद प्रथम, भीष्म चंद या बाज बहादुर चंद या जगत चंद। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ज्ञानचंद प्रथम। देखिए ज्ञानचंद प्रथम वही है जिसकी उपाधि गरुड़ की थी, इसे गरुड़ की उपाधि भी इसके पास ही, तो इसे गरुड़ ज्ञानचंद भी हम कई बार कहते हैं या कहते हैं इतिहास में इसे गरुड़ ज्ञानचंद। तो यही गरुड़ ज्ञानचंद है जो सर्वाधिक समय तक कुमाऊं की गद्दी पर स्थापित रहा था या कुमाऊं की गद्दी पर इसने शासन किया था। तो 1374 से लेकर इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें हल्का फुल्का जो इतिहास में देखने को मिलता है 1416 तक, एग्जैक्ट क्या पता नहीं भी हो, लेकिन सबसे लंबा शासनकाल इसी का है। 1374 से लेकर 1416 तक इसका शासन यहाँ पर कुमाऊं में रहा था। इसकी अगर खास बात करें, इसके बारे में कुछ खास तथ्य ये है कि इसे सौर का विजेता इसी को कहा जाता है, सौर क्षेत्र का विजेता इसी को कहा जाता है। किसे? ज्ञानचंद प्रथम को। ठीक है, सौर का विजेता। और इसका जो प्रसिद्ध सैनिक था, मतलब सेनापति था, आपने उसका नाम सुना होगा, वो था नीलू कठायत। नीलू कठायत, देखिए इसे नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि या मतलब प्राप्त थी। बहुत सारी इसके पास मतलब बहुत सारी वीरता के सम्मान इसे मिले थे, लेकिन बाद में इसकी हत्या करवा दी थी षड्यंत्रवश गरुड़ ज्ञानचंद ने ही। तो ये थे क्या गरुड़ ज्ञानचंद। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हम जो देखते हैं किसकी रचना है? तो एक रचना है हम जो देखते हैं। ये रचना किसकी है? तो लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल या गिरीश तिवारी गिरधा। तो हम जो देखते हैं जो हमारी रचना है दोस्तों वो है मंगलेश डबराल की। ठीक है,
मंगलेश डबराल की रचना है हम जो देखते हैं, और ये इनकी जो रचना है इसे 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2000 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें मंगलेश डबराल की, तो इनका जन्म हुआ था टिहरी ज़िले में, और टिहरी ज़िले में जो स्थान था वो था काफलपानी गाँव। काफलपानी गाँव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो आपको पता है इनकी जो सबसे सर्वप्रमुख पुस्तक है वो है पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन या घर का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह है। और जो इनकी एक खास पुस्तक है वो है नए युग में शत्रु। इसे याद रखना, नए युग में शत्रु, ये इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चिनाब घाटी किस ज़िले में स्थित है। देखिए, अभी हमने बात की थी चिनाब घाटी के बारे में, हमने देखा था आगे। तो चिनाब घाटी जो स्थित है वो स्थित है इन 4 ज़िलों में से चमोली ज़िले में। चमोली ज़िले की एक प्रसिद्ध घाटी है चिनाब घाटी। ठीक है, चिनाब घाटी जोशीमठ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक फूलों की घाटी ये भी एक है, यहाँ पर भी काफ़ी प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा है। तो इनमें से कौन सा वो जिला है जिसका सर्वाधिक जनघनत्व है, जहाँ पर प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं उत्तराखंड में। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है, देखिए, हरिद्वार। हरिद्वार वो जिला है जहाँ पर सर्वाधिक लोग निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, और इनकी जो संख्या है वो है 801। 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हरिद्वार में निवास करते हैं। जबकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 189 व्यक्ति पूरे उत्तराखंड में प्रति वर्ग किमी में निवास करते हैं, 189, जबकि हरिद्वार का है 801। और हम बात करें सबसे कम किसका है, तो उत्तरकाशी की अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 41 लोग ही निवास करते हैं, 41। और जबकि दूसरे नंबर पर हम देखें सर्वाधिक में तो वो है उधम सिंह नगर, जहाँ पर 649 लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो सबसे कम उत्तरकाशी में निवास करते हैं। इसके बाद चमोली ज़िले में, पिथौरागढ़ ज़िले में, यहाँ पर सब जगह कम कम निवास करते हैं, जबकि सबसे कम जो निवास करते हैं वो है उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2008 को जारी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत उत्तराखंड के जिलों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया था। देखिए, ऐसा प्रश्न एक बार पहले आ चुका है। इसमें प्रश्न कुछ और आया था, ये पूछा गया था कि निम्न जिले को किस श्रेणी में रखा गया था। तो देखिए, 1 अप्रैल 2008 को जारी हुई थी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति उत्तराखंड के पिछड़े जिलों के लिए या पहाड़ी जिलों के लिए। तो ये नीति 10 वर्ष तक के लिए लागू की गई थी, 2018 तक ये लागू थी। और इस नीति के अंतर्गत जिलों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया था। तो इसमें जो सही आंसर इसका है, देखिए, जिलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के हिसाब से। ठीक है, जिनको ज़्यादा प्रोत्साहन देना था उनको ए श्रेणी में रखा गया था, पहाड़ी जिलों को। और उन जिलों में जो ए श्रेणी के ज़िले थे उनमें जो सारे उत्तराखंड के उच्च हिमालयी ज़िले शामिल थे, जिनमें हम देखते हैं उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ यहाँ पर हो गया, चमोली हो गया, चंपावत हो गया और रुद्रप्रयाग। ये ज़िले जो थे ये सभी शामिल थे ए श्रेणी में। कौन कौन से? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग। जबकि इससे पहले प्रश्न आया था कि उत्तरकाशी को किस श्रेणी में शामिल किया गया था, ए या बी। ठीक है, तो उत्तरकाशी ए श्रेणी में शामिल था, जबकि द्वितीय श्रेणी में अन्य सभी जिलों को शामिल किया गया था, सिर्फ उन क्षेत्रों को छोड़कर जो औद्योगिक रूप से काफ़ी विकसित हैं। ठीक है, लेकिन जिले लगभग सभी थे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से एक उत्तराखंड अखबार के संपादक नहीं, यहाँ पर देखिए अल्मोड़ा होना चाहिए था, ये उत्तराखंड यहाँ पर हो चुका है। इनमें से कौन सा वो एक व्यक्ति है जो अल्मोड़ा अखबार का संपादक नहीं था। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा इन 4 ऑप्शन में से जो अल्मोड़ा अखबार का संपादक नहीं था, बाकी अन्य सभी अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। तो इसमें से जो सही आंसर हमारा होगा सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी, लीलानंद जोशी, वसंत कुमार जोशी। तो देखिए, वसंत कुमार जोशी जो हैं वो संपादक नहीं थे अल्मोड़ा अखबार के, जबकि इनका एक अलग अखबार हुआ करता था जिसको हम शायद कुमाऊं कुमुद, उसका नाम था कुमाऊं कुमुद, इस अखबार का नाम था, जो कि था वसंत कुमार जोशी का। ठीक है, कुमाऊं कुमुद। देखिए, और अगर हम बात करें अन्य इसके संपादकों की, जो हमारा अखबार है अल्मोड़ा अखबार, तो अल्मोड़ा अखबार की अगर हम बात करें तो इसका ये जो 1870 में जो डिबेटिंग क्लब हमारा बना था उसके द्वारा 1871 से ये अखबार निकाला गया था। इसके जो पहले संपादक थे वो थे बुद्धि वल्लभ पंत। आप जानते हैं बुद्धि वल्लभ पंत इसके पहले संपादक थे। और 1918 के टाइम पर ये अखबार बंद हो गया था, क्योंकि कमिश्नर लोमस के प्रति इसने बहुत कुछ लिख दिया था, और तब इसके संपादक थे
कुमाऊं केसरी, बद्रीदत्त पांडे, और उनके समय ये बंद हो गया। और इसके बाद एक अन्य अखबार 1918 से ही निकला, वो अखबार था शक्ति। तो शक्ति जो कह सकते हैं हम उत्तराधिकारी था अल्मोड़ा अखबार का ही, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार को आप जानते हैं उत्तराखंड में पत्रकारिता की पहली ईंट कहा जाता है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी जन आंदोलनों को हवा देने की, ठीक है। अगला प्रश्न है 1926 में प्रांतीय चुनावों में अल्मोड़ा क्षेत्र से निर्वाचित व्यक्ति थे, ठीक है। 1926 का प्रांतीय चुनाव, और उसमें जो अल्मोड़ा सीट से निर्वाचित व्यक्ति थे वो कौन से थे? तो हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, बैरिस्टर मुकुंदलाल या गोविंद बल्लभ पंत। तो इनमें से कौन से वो व्यक्ति थे जो इस सीट से निर्वाचित हुए थे? तो देखिए इसमें इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है देखिए बद्रीदत्त पांडे। अब देखिए प्रश्न क्या है ये कि जो काउंसिल के चुनाव होते थे, प्रांतीय काउंसिल के चुनाव हुआ करते थे, और 1923 से स्वराज दल ने, आप जानते हैं भारत के इतिहास में स्वराज दल ने इसमें भाग लेना शुरू किया था, और स्वराज दल के नाम पर ही कांग्रेस के लीडरों ने इससे टिकट लिए थे, ठीक है, स्वराज दल के नाम से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1923 की, तो यहाँ पर जब चुनाव हुए थे तो 3 जगह चुनाव होते थे। कहाँ कहाँ? एक तो अल्मोड़ा, दूसरा गढ़वाल और तीसरा नैनीताल। 3 सीटें हुआ करती थी। अल्मोड़ा से 1923 में चुने गए थे हरगोविंद पंत, लेकिन अगली बार 1926 में चुने गए बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। 1926 में ये चुने गए थे बद्रीदत्त पांडे इसी सीट से, अल्मोड़ा सीट से, जबकि 1923 में यहाँ पर थे हरगोविंद पंत। अब गढ़वाल सीट से 1923 गढ़वाल सीट से चुने गए थे इस यहाँ बैरिस्टर मुकुंदलाल, और नैनीताल से पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये भी याद रखिएगा। अगला है उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, या हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद दूसरा है वो है देखिए पिंडारी। सबसे बड़ा है तो गंगोत्री है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा है पिंडारी। पिंडारी की अगर हम बात करें तो बागेश्वर जिले में स्थित है, मुख्य रूप से बागेश्वर में, लेकिन इसका कुछ क्षेत्र हमें चमोली और पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है। लेकिन अगर जिले की बात की जाए तो बागेश्वर जिला ही आंसर होगा इसका। पिंडारी से जो नदी निकलती है वो है पिंडर, आप जानते हैं। और उत्तराखंड का तीसरा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है मिलम, और कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो भी है मिलम। जबकि अगर हम पिंडारी की बात करें तो ये दोनों में आता है। तो कुमाऊं का स्वतंत्र रूप से जो अपना बड़ा ग्लेशियर है वो है मिलम, ठीक है। और मिलम उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक। अगला है उत्तराखंड अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जहाँ पर सिविल सेवा पास करने वाले कैंडिडेट की तैयारी होती है या उन्हें तैयार किया जाता है, तो कहाँ पर यह अकेडमी स्थित है? तो देखिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग ये प्रश्न बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है नैनीताल। देखिए उत्तराखंड अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया है, भारत के लिए नहीं पूछा गया है, मतलब राष्ट्रीय अकादमी के बारे में, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के बारे में नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया है राजकीय प्रशासनिक अकादमी के बारे में, जो कि नैनीताल में स्थित है, जहाँ पर जो कि राज्य लोक सेवा आयोग से निर्वाचित कैंडिडेट होते हैं उन्हें यहाँ पर ट्रेन किया जाता है, ठीक है। जबकि जो हमारी राष्ट्रीय अकादमी है प्रशासनिक वो है मसूरी में, देहरादून मसूरी में है। अगर हम बात करें इस अकादमी की, तो उत्तराखंड जो एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक अकादमी है, उसका जो नाम है उसका नाम है RS टोलिया, ठीक है। ये नाम याद रखना, बस RS टोलिया पिथौरागढ़ के व्यक्ति हैं, तो इनके नाम पर इस अकेडमी का नाम रखा गया है RS टोलिया का, ठीक है। RS टोलिया के नाम पर इस अकेडमी का नाम है। तो आ सकता है कि RS टोलिया अकादमी कहाँ है, तो वो भी नैनीताल में स्थित है, इसी अकादमी को बोलते हैं। इसकी जो स्थापना मानी जाती है 1971 से इसकी स्थापना मानी जाती है। 1971 में इस अकादमी की स्थापना हुई, तब यूपी हुआ करता होगा शायद, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट की यहाँ पर ट्रेनिंग होती होगी उस समय से। तो 1971 में इसको बना था। जबकि हम बात करें अगर लोग जो हमारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है, तो उसकी स्थापना मसूरी में हुई थी 15 सितंबर 1959 को, ठीक है। 15 सितंबर 1959 को मसूरी में प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई थी, जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी थी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हंसलिंग पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो एक पर्वत है हंसलिंग, तो कहाँ पर ये हंसलिंग पर्वत स्थित है? तो उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ या चमोली? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों वो होगा पिथौरागढ़। हंसलिंग जो पर्वत है वो पिथौरागढ़ में स्थित है, और पिथौरागढ़ में भी जौहार घाटी में ही स्थित है, ठीक है। जौहार घाटी देखिए कुछ पर्वतों से घिरी हुई घाटी है, यहाँ पर गौरी गंगा के तट पर ये घाटी है। और यहाँ पर कुछ अन्य पर्वत जो है, पंचाचूली आप जानते हैं, पंचाचूली पर्वत यहाँ पर स्थित है। इसके बाद छिपला केदार पर्वत यहाँ पर स्थित है, छिपला केदार, और एक अन्य पर्वत यहाँ पर है राजखंबा।
राजखंबा पर्वत यहाँ पर स्थित है, और चौथा है हंसलिंग। तो 4 पर्वतों से घिरी हुई ये श्रेणी है। अगर हम बात करें पंचाचूली की, तो पंचाचूली की जो ऊंचाई है 6,904 मीटर पंचाचूली की ऊंचाई है, और एक प्रसिद्ध पर्वत ये यहाँ का है, और 5 पर्वत शिखरों से बना हुआ है, ठीक है, 5 चोटियाँ हैं। और जो ये ऊंचाई है सर्वाधिक 6,904, ये है पंचाचूली सेकेंड की। ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि 5 पंचाचूली में से किस पर्वत की ऊंचाई या किस शिखर की ऊंचाई सर्वाधिक है, तो सेकेंड पर्वत है वो पंचाचूली सेकेंड, और उसकी जो ऊंचाई है वो है 6,904 मीटर, ठीक है। अगला है भगनोल किस प्रकार का गीत है। तो उत्तराखंड की एक लोकगीत विधा है भगनोल, और किस प्रकार का ये गीत है, तो अनुभूति प्रदान है, या प्रणय रस प्रदान है, करुणा प्रदान है, या उपदेशात्मक ये गीत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों, देखिए भगनोल एक अनुभूति प्रदान गीत है। एक मतलब किसी की याद में, मतलब एक अनुभूति फील करना किसी चीज़ को, तो वो है कवि ने मतलब उस प्रकार का ये गीत है। और ऐसा ये दूसरा गीत यहाँ पर होता है कुमाऊँ क्षेत्र में ही, वो है न्योली। ये भी एक अनुभव प्रदान गीत है न्योली, ठीक है। तो न्योली और भगनौल अनुभूति प्रदान गीत है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई थी। तो ये गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, जिसे हम अब शायद मुझे लगता है नैनीताल जू भी से ही कहा जाता है, नैनीताल जू भी से कहा जाता है। ये यहाँ पर कई सारे प्राणी देखने को मिलते हैं, वन्य जीव। तो 1995 में इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी नैनीताल में, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, ठीक है। अगला है और अंतिम जो आज का प्रश्न है वो है रैमजे ने किस वर्ष बाबर के जंगल होना चाहिए था, यहाँ पर जंगल संरक्षित किए थे। कब रैमजे ने बाबर के जंगलों को संरक्षित किया था। तो हेनरी रैमजे ने देखिए जंगलों को संरक्षण के लिए कार्य किया था। तो वर्ष था 1868 का, जब उन्होंने बाबर के जंगलों की कटान पर रोक लगाई थी, या उसको संरक्षित करने का प्रयास किया था। जबकि इससे पहले भी उत्तराखंड में जंगल को बचाने के प्रयास हुए थे। 1826 का समय था जब जो विलियम ट्रेल थे, उन्होंने साल भर की कटाई पर रोक लगा दी थी। तो यहाँ पर पहला प्रयास ये किया गया था जंगलों को बचाने के लिए, जंगल संरक्षण के लिए। ये थे कुछ तथ्य। अगर हम बात करें वन पंचायतों की, उत्तराखंड में एक खास देखने को मिलता है वन पंचायत। तो वन पंचायतों की जो स्थापना उत्तराखंड में हुई थी वो हुई थी 1931 में दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। तो ये हमारे उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में से। कई सारे अन्य तथ्य भी हमने आपको यहाँ पर बताए। देखिए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। कई अन्य टॉपिक्स चैनल पर लगातार चलते रहते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उत्तराखंड की होते हैं, उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।